गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जो वीडियोस हम आपके पास बना कर के भेजते हैं, इसके पीछे हमारी काफ़ी मेहनत लगी होती है। आप सब लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखो। अगर आप एक एक टॉपिक की वीडियो देखोगे तो एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हमारी क्लासरूम टीचिंग चल रही हो। लेकिन अगर आप कभी वीडियो देख लेते हैं और कभी वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि हम इस वीडियो से कोई लाभ नहीं ले पा रहे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे रेगुलर वीडियो को वॉच करें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। कोई डिफ़िकल्टी या कोई डाउट होने पर अपने सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट करें। तो बच्चों, आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। तो बच्चों, इसके लिए हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया। यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है और ये इसका सेंटर है। ये लेंथ एल और ये लेंथ आपकी एल। आप ये मान सकते हैं कि इसका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। हमें इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। जिस चार्ज के कारण भी आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आपको उसी चार्ज से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये आपका L है, ये R है। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द अंडर रूट, और ये भी आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द अंडर रूट। तो जो मेथड हमने पहले यूज़ किया था, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण, और फिर नेट पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। तो सिंपली प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो बच्चों, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द अंडर रूट। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट डिस्टेंस। यू कैन क्लियरली सी दैट द V1 and V2 are equal. V1 and V2 are equal in magnitude. So the net potential at point P, net potential at point P, V is equal to V1 प्लस V2। अब हम दोनों पोटेंशियल्स को जब ऐड करेंगे तो बच्चों, ये दोनों पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द अंडर रूट। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो देन वी कैन राइट एज V इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल 0 होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल क्रिएट होता है, जो हम इससे पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। आप एक ऐसी सरफेस इमेजिन कर लो अपने माइंड में, आइदर स्फेरिकल और प्लेन, जो भी आपका, या सिलेंड्रिकल, जो भी आपको इमेजिन करना है आप कर सकते हैं। उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो हम उस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, और अगर उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं है तो हम उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं कह सकते। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक बहुत सुंदर विशेषता ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम चले जाते हैं, वेरी करते हैं, तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। अब बच्चों हम कुछ ऐसी सिचुएशंस लेंगे, उन सिचुएशंस में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाएंगे। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल चार्ज। बच्चों सिंगल चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, Q इज़ ग्रेटर देन 0, और सिंगल चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, Q इज़ लेस देन 0। तो अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल चार्ज है और मान लीजिए उस चार्ज को हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐसे रखा हुआ है, ये आपका कोई भी पॉइंट चार्ज है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे, आपको पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो इसलिए इससे इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एमिट होंगी, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एमिट होंगी, और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एमिट होंगी। तो हमने सबसे पहले इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस चार्ज से इक्वल पॉइंट्स, इक्वल डिस्टेंसेस पर कुछ पॉइंट लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेकर के उन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो बच्चों जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो इस प्रकार से स्फेरिकल बनेगी, यानी कि एक स्फीयर अगर हम ऐसा ड्रॉ करेंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ये किसी भी एक वैल्यू V1 वाली है, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल V1 होगा। अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको चाहिए तो अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आप इससे बड़ी रेडियस का एक स्फीयर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे। ये मान लीजिए V2 वैल्यू वाली आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इससे बड़ी यानी इससे अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको चाहिए तो आप इससे बड़ा स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो उसमें अंतर सिर्फ इतना आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ जाएगी, जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप बिल्कुल इसी तरीके से होगी। इसके बाद अगर हम पेयर ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि पेयर ऑफ चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से होती है, पेयर ऑफ चार्ज। तो बच्चों पेयर ऑफ चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से ड्रॉ करनी है उसको भी आप देख लीजिए। पेयर ऑफ चार्ज में भी बच्चों दो केस बन सकते हैं। एक केस बन सकता है Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोनों के दोनों चार्ज लाइक चार्ज हैं, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि Q1 Q2 इज़ लेस देन 0, और इसका मतलब दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज है। खैर हम दोनों सिचुएशंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे। तो हमारा पहला केस है Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास दो चार्ज हैं और दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव है। एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एंड बोथ द चार्ज आर पॉजिटिव। तो बच्चों सबसे पहले आप इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तरीका मैंने आपको बता रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं, तो आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। फिर आपको पता है कि सेम साइन के चार्ज के लिए, यानी कि लाइक चार्ज के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगाती है। तो अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसी होंगी जो एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगी,
तो जब वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी वो इस तरीके से चली जाएगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे आ जाएगी, सॉरी थोड़ा शेप गड़बड़ आ गया, ऐसे हो जाएगी, यहाँ वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम दोनों चार्ज के एक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। और अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ऐसी सरफेस ड्रॉ करते हैं जो इनके हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो। तो पहली सरफेस तो बच्चों आप यहाँ बिल्कुल इस तरीके से स्फेयर बना सकते हैं, इतनी ही रेडियस का एक स्फीयर आप यहाँ बना सकते हैं। अब अगला जो स्फीयर आपको बनाना है उसका ध्यान क्या करना है, जब आप अगला स्फीयर बनाओगे तो उनके जो सेंटर होंगे वो थोड़ा इधर ले लेने हैं, यानी कि अगला स्फीयर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। और ये ही पॉसिबल होगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैंड हो गई है, तो इसलिए पॉसिबल भी यही होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। यहाँ पर थोड़ी पास पास और यहाँ पर थोड़ी दूर दूर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा पास पास, यहाँ पर थोड़ा दूर दूर। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको ड्रॉ करनी है तो अगले वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बच्चों आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इधर थोड़ा सा दूर दूर हटाना है सेंटर। ये वाली सरफेस भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक पेयर ऑफ चार्ज, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव साइन के होते हैं उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप होती है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर ना तो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पहुँचेगी और ना यहाँ से कोई इंटरसेक्ट करेगी। अब दूसरा केस है हमारे पास बच्चों अनलाइक चार्ज के लिए, जब दो चार्ज हमारे पास होते हैं, ये दोनों चार्ज आपके प्लस वाले हैं। अब हमने दो चार्ज ले लिए और वो दोनों चार्ज अनलाइक है। अनलाइक का मतलब यहाँ पर जो दो चार्ज है इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। तो अब इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। और अब हम दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एमिट होगी और वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होगी, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉरी ये तो नेगेटिव है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी ऐसे। अब रही बात शेप की, तो आपने पढ़ा है कि अपोजिट जो नेचर के चार्ज होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है। दैट्स वाही तो इनमें से जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके का शेप बना लेगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी शेप बना लेती है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी शेप बना लेती है। ये इधर से एमिट होंगी और इस पे नेगेटिव चार्ज पे एंटर कर जाएगी। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो बच्चों इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से ड्रॉ करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर छोटे वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बना लीजिए, इसकी भी छोटे वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बना लीजिए। और अब आपको इसका ठीक अपोजिट काम करना है। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा पास पास होगी और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो दूर होती चली जाएगी। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा पास पास होगी, फिर यहाँ पर वो दूर दूर होती चली जाएगी। यानी कि इनके जो सेंटर्स हैं बच्चों वो बाहर की ओर डिस्प्लेस होते चले जाएंगे, इनके सेंटर बाहर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे और ज़्यादा डिस्टेंस में आप बना सकते हैं। अब कुछ बड़ी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, जैसे मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ सेंटर के पास बना के दिखा देता हूँ।
तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर ऐसी, और यहाँ पर ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी, और यहाँ पर हमें पास पास रखना है, उधर हमें दूर दूर रखना है, तो ये वाली सरफेस ऐसी हो जाएगी। यहाँ हमें पास पास रखना है, इधर हमें दूर दूर रखना है, कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, यहाँ पर दूर दूर है। तो अब अगली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी इसके बाद की, वो इस तरीके की शेप ले लेगी। तो इस तरीके से आप अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज दोनों प्रकार के चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। सिंगल चार्ज के लिए भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की केवल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। चारों प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको यहाँ पहले से लिख कर रख दिया है, जिससे कि लिखते समय टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज़ डन, यानी कि वर्क नहीं होगा इन मूविंग द टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है आपको पता है, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल को जैसे हम जीरो लिखते हैं तो देन वर्क डन इज जीरो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम कोई भी पॉइंट चूज कर लें, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस जब मैंने ड्रॉ की थी पीछे आपने देखा था, और मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक सरफेस के टेंजेंशियल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। अब अगर सरफेस के टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट है और हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं, तो इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर हो सकता है। इसके बाद बच्चों हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका आंसर बहुत आसान है, जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में दिया था। इफ़ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी एक पॉइंट पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करती है तो तब उस पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी और जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद है द इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल्स अस स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखने से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों कि एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इस रिलेशन के बेस पर अगर हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जाते हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी पर, तो चाहे हम कहीं भी जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, पोटेंशियल में चेंज तो सेम ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि dV कांस्टेंट होगा, और अगर dV कांस्टेंट होगा तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इसका मतलब अगर dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर dr कम है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक स्ट्रॉन्ग होता है।
और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा होने का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस की चारों प्रॉपर्टीज। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इमेजिन किया है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन इमेजिन किया है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यों, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट आपका बी पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो बच्चों ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और मान लीजिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस डी आर है, मतलब दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी नियर टू ईच अदर व्हेन डी आर इज वेरी 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 एक्सट्रीमली स्मॉल। तो देखो हम लाना चाहते हैं टेस्ट चार्ज क्यू को बी से ए पर, तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और इस वर्क को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ work done in bringing the amount of work done in bringing the charge in bringing the charge from point A to point B, from point B to point A। तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वो होगा एफ डॉट डी आर। और बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ये एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, अगर इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, और इंटू डी आर, और कोस 180 इज इक्वल टू -1। सो वी कैन राइट एज डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। Then students dw upon q naught is equal to dv, so dv is equal to minus edr, so we can write as e is equal to minus dv by dr student। तो फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, और इस फॉर्मूले को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से यूज कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले को E इज इक्वल टू पोटेंशियल V होता है और डिस्टेंस को हम D ले सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, सो वी कैन राइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ और dV बाई डी आर है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है। और इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी द 2 बार लिख दिया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always along the along the decreasing potential। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उसी ओर होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होने वाला वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम, यानी सिस्टम को बनाना है और चार्ज को कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है।
सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट से चार्ज को लाकर पास पास रख कर एक सिस्टम बनाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हमारा पहला आर्टिकल है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charges, of a system of two charge, दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना। तो इसके लिए बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है। यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारा मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। जब हम इस Q1 चार्ज को कहीं भी किसी पॉइंट A पर ला करके यहाँ रखते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पर भी पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो इसलिए जब हम इसको लाएंगे तो कोई भी इसको ना अपोज करेगा ना सपोर्ट करेगा, इट मीन्स वर्क डन जीरो होगा। हाँ, जिस पॉइंट पर हम इसको ला के रखते हैं, अगर उस पॉइंट पर पहले से कोई पोटेंशियल है यानी पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें वर्क करना पड़ता। मतलब यहाँ पहले से कोई चार्ज होता जो इसको आने से रोकता तो हमें वर्क डन करना पड़ता। इसके बाद इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए A है, और इस A पॉइंट पर ये Q1 चार्ज V पोटेंशियल क्रिएट करता है। अब हम Q2 चार्ज को जब हम यहाँ ला के रखते हैं Q2 चार्ज को, तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? अब ज़रा इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब मैंने यहाँ चार्ज रख दिया तो मान लो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, तो जब मैं Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर तक, तो देयर इज़ नो वर्क डन। लेकिन जैसे ही ये Q2 चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करते ही ये Q1 चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेगा और हम उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हैं, तो देन वी हैव टू डू वर्क डन। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हम Q2 चार्ज को लाकर रखना चाहते हैं उस पॉइंट पर पहले से ही एक पोटेंशियल है, मतलब पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वी हैव टू डू वर्क। इसी बात को मैथमेटिकली हम किस तरीके से कह सकते हैं? इसको हम ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इस बात को बच्चों हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट O इज़ ज़ीरो। जैसा मैंने बताया कि Q1 को हम यहाँ तक लाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A, जब हम चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट A पर ला कर रखते हैं तो वी हैव टू डू वर्क डन एंड W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू डेल V। डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का? यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V माइनस ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से हम इस चार्ज को ला रहे हैं वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो था और जिस पॉइंट पर हम ला रहे हैं वहाँ पर पोटेंशियल V है। सो बच्चों V कैन राइट एज Q2 इज इक्वल टू V। V is the electric potential produced by Q1 at point A, at it can be written as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. So students, we can write as 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R। और फिर हम कहते हैं दिस वर्क डन इज इक्वल टू, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
of a system of two charge is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r, and it is the answer. नेक्स्ट आर्टिकल बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। अब हमारे पास सिस्टम में 3 चार्ज है, जिसमें से एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और तीसरा चार्ज Q3 है। तीनों चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है। बच्चों, जब हम Q1 चार्ज को कहीं भी इनफाइनाइट से ला कर के पॉइंट ए पर रखते हैं, यहाँ पर मैंने Q1 चार्ज रखा, तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, जैसा कि मैं पहले आर्टिकल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि यहाँ इस चार्ज को रखने से पहले कोई दूसरा चार्ज या कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई दूसरा पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं था। अगर पहले से कोई पोटेंशियल होता या इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ता। लेकिन अब यहाँ मैंने Q1 चार्ज को रख दिया है, तो अब ये Q1 चार्ज एक इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा है और अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल भी क्रिएट करने लगा है। तो अब अगर मैं इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एक दूसरा चार्ज Q2 ला के रखना चाहता हूँ, जिस पॉइंट को मैं B कह सकता हूँ, और मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस R12 है। R12 मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो रखना चाहता हूँ। तो चूँकि Q1 यहाँ पहले से ही एक पोटेंशियल क्रिएट करता था जिसको हम V कहते थे, तो वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब Q1 Q2 को पास लाने का अपोज करेगा, और फिर भी हम पास ला रहे हैं तो वी हैव टू डू वर्क डन। और ये जो वर्क होगा बच्चों, इसको हम W2 कहेंगे, और ये इससे प्रीवियस आर्टिकल के आधार पर W2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, ये वर्क डन होगा। अब इसी तरीके से अगर हम, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ किसी पॉइंट C पर हम चार्ज Q3 को ला के रखना चाहते हैं, तो अब हमें सोचना होगा कि ये जो पॉइंट Q3 है यहाँ पर कितने पोटेंशियल हैं पहले से ही, या ये सोचना होगा कि Q3 को जब हम इनफाइनाइट से यहाँ लाएंगे तो Q3 के यहाँ लाने का कौन कौन अपोज करेगा। अब चूंकि Q1 भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, Q2 भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो Q3 को वहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा और कुछ वर्क Q2 के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो टोटल जो वर्क हमें करना पड़ेगा उसमें से कुछ हिस्सा हमें Q1 के अगेंस्ट है और दूसरा हिस्सा हमें Q2 के अगेंस्ट मिल जाएगा। मान लीजिए 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस R23 है और ये वाली डिस्टेंस R13 या R31 है स्टूडेंट्स। तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है W3 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। ये वर्क डन हुआ Q3 को लाने में Q2 के अगेंस्ट, प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31 या फिर R13। अब टोटल वर्क डन किसके बराबर हुआ, तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, और इसको हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा पहला पेयर है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R13। और फिर हम कहते हैं कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू दिस वर्क डन is equal to the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम U का फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों, U इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23
प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31 या R13, आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। बच्चों, अगर हमारे सिस्टम में 3 चार्ज से ज़्यादा चार्ज हैं तो उनके पेयर बनाकर हम इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ज 4 हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो किस तरीके से हम इसके पेयर बना सकते हैं? बहुत इजी तरीके से। Q1 का पहला पेयर Q2 के साथ, Q1 का दूसरा पेयर Q3 के साथ, Q1 का तीसरा पेयर Q4 के साथ। तो 3 पेयर Q1 के बनेंगे, Q2 का एक पेयर Q3 के साथ, Q2 का दूसरा पेयर Q4 के साथ, 2 पेयर Q2 के बनेंगे और फिर Q3 का पेयर बनेगा Q4 के साथ। तो इस तरीके से टोटल 6 पेयर्स बन जाएंगे। 5 चार्ज हैं तो भी हम आराम से इसी तरीके से पेयर बना करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जनरली जो नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं वो n इंटू n माइनस 1/2 होते हैं स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, अगर किसी जगह किसी स्पेस में पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले से ही पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और फिर हम चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, तो हाउ मच वर्क इज़ डन, ये इस आर्टिकल में हम सीखेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और बी पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। जब हम Q1 चार्ज को बाहर से ला कर के यहाँ पर रखेंगे, तो जैसा कि 2 आर्टिकल हम पहले सोल्व कर चुके हैं और उसमें हम समझा चुके हैं, चूँकि यहाँ पर पहले से ही एक पोटेंशियल है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को हम कह सकते हैं बच्चों W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V1। अगर पहले से यहाँ कोई पोटेंशियल ना होता तो Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ता 0। इसी तरीके से जब हम Q2 चार्ज को यहाँ ला के रखते हैं इस पॉइंट पर, तो बच्चों 2 वर्क होंगे। एक यहाँ पहले से पोटेंशियल V2 है उसके अगेंस्ट होगा, और दूसरा Q1 चार्ज के कारण जो यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसके भी अगेंस्ट होगा। तो दोनों वर्क डन किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो W2 इज इक्वल टू V2 के अगेंस्ट वर्क होगा Q2 इंटू V2 प्लस Q1 के अगेंस्ट वर्क होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। और अब जो टोटल वर्क डन होगा बच्चों, उसको आप क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2। तो अब W इज़ इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर पहले से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किन्हीं चार्ज को लाते हैं, चार्ज 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।